बेटा आज क्या चिंतन करें? आँख मिचोली की लीला है। आज प्रिया प्रीतम के निकुंज में आंख मिचोनी, लुका छिपी का खेल। बहुत बढ़िया। बहुत सर्वप्रथम आपके श्री चरण में कोटि कोटि प्रणाम, साथ ही छोटे महाराष्ट्र के चरण में कोटि। ये मानसिक लीला देखती हैं, देख देख के बोलती हैं, ये देख देख के बोलती हैं और आप सुन सुन के देखो। ये देख देख के बोल रही हैं और आप सुन सुन के देखो, अभ्यास करो। जी, वृंदावन के मध्य में मोहन महल है। मोहन महल से नैऋत्य दिशा जो है, पश्चिम और दक्षिण के मध्य वाले जो दिशा है, उस दिशा में जो मार्ग जा रहा है वो आगे जाते हुए अष्टद्वारी महल से निकलकर श्री चित्रा जी की कुंज तक पहुंचता है और आगे जाके वो यमुना जी तक जा रहा है। चित्रा जी की कुंज में ही आज श्री लाडली लाल सखियों के साथ विराजमान है। इस कुंज में जो उपवन है वहाँ पर अनेक प्रकार के फूलों की झाड़ियों वाला जो उपवन है, वहाँ पर श्री प्रिया प्रीतम फूलों की एक झाड़ी के नीचे विराजमान है। पास में ही कुछ सखियाँ अलग अलग तरह के शरबत तैयार कर रही हैं और थोड़ी सी दूरी पर श्री ललिता जी एक झाड़ी की डाल को पकड़कर कुछ खड़ी सी सोच रही हैं। तब श्री लाल जी प्रिया जी की ओर देखकर मुस्कुरा रहे हैं। श्री प्रिया जी उनको देखकर थोड़ी लज्जा का अनुभव करते हुए अपने हाथ से कभी कभी उनके आँखों को ढाँप देती हैं। ऐसे करने से श्री लाल जी को भी आनंद की अनुभूति होती है और श्री प्रिया जी अपने आप को थोड़ा सा लज्जा से बाहर निकाल के सामान्य सी हो जाती हैं। लाल जी के मुख पर मुरली है और रह कर थोड़ी थोड़ी देर में वो एक दो तान उसमें छेड़ देते हैं। उस मुरली की आवाज़ को सुनकर सभी सखियाँ जो सेवा में हैं, जो आसपास हैं, वो सभी और श्री प्रिया जी थोड़े समय के लिए प्रेम के भाव से भरकर कंपित सी हो जाती हैं। फिर जैसे ही मुरली का स्वर बंद होता है वे पुनः सामान्य हो जाती हैं। श्री प्रिया जी जैसे एक दोबारा लाल जी की आंखों को ढांपने लगती हैं तो लाल जी उनकी उंगलियों के मध्य में जो जगह है वहाँ से तिरछी सी नज़र करके पुनः उन्हें देखने लगते हैं। श्री प्रिया जी कहती हैं, बड़े नटखट हो। इतना कह के वो चुप होती हैं और जो सखियाँ शरबत तैयार कर रही थी वो पास आकर श्री प्रिया जी के हाथ में एक सोने का गिलास जिसमें मणियाँ जड़ी हैं और सुंदर शरबत प्रिया जी के हाथ में पकड़ा देती हैं। प्रिया जी बड़े प्रेम से लाल जी के अधरों पर उस गिलास को लगाती हैं और उनसे उसको पीने का अनुग्रह करती हैं। लाल जी एक घूंट पीते हैं, फिर प्रिया जी के मुखारविंद की ओर देखने लगते हैं। प्रिया जी फिर लज्जित सी होती है और कहती हैं, ढीठ मत बनो, जल्दी पी लो क्योंकि ललिता और विशाखा को फिर कहीं मुझे भेजना है, तुम जल्दी शरबत ख़त्म कर दो। इतना कह के लाल जी 2-3 घूंट फिर पीते हैं और फिर शरबत को छोड़ के फिर प्रिया जी की ओर देखने लगते हैं। इतना वो करते हैं, इतने में ही लाल जी वो गिलास लेकर प्रिया जी के हाथ से लेकर प्रिया जी के मुख की ओर बढ़ाने लगते हैं उनको पिलाने के लिए। तो प्रिया जी उसको लेकर दूसरी सखी को दे देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि देरी ना हो जाए, इस भाव से सखी को दे देती हैं। तो लाल जी सखी से गिलास को लेकर बोलते हैं, नहीं नहीं मुझे तो अभी और पीना है। ललिता जी दूर खड़ी है, सारी लीला देख रही थी और पास आकर उस गिलास को लेके कहती हैं, बहुत हो गया, इतनी देर से तुम पे सिर्फ एक गिलास शरबत नहीं पिया गया है, छोड़ो, मुझे पता है तुम बहाना बना रहे हो क्योंकि कल की प्रतियोगिता की जो बात हुई थी तुम उसमें हारने से डर रहे हो। ठाकुर जी एकदम आश्चर्य में आके और इसी तरह के भाव अपने चेहरे पे दिखा के कहते हैं कि नहीं मुझे कुछ याद नहीं है, कौन सी बात हुई थी। तो श्री ललिता जी कहती हैं, हाँ आप तो साधु हैं, आपको कहाँ याद रहेगी, हमें याद रहेगी। कल तुमने जो कहा था वो याद नहीं है कि तुम्हें कुछ सिखाना है। तो लाल जी एकदम से स्मरण में आके बोलते हैं, हाँ मुझे याद आ गया। कल ये बात हुई थी कि लाल जी ने कहा था कि आँख मिचोली का खेल खेला जाएगा और इस खेल में जो भी हारेगा, अगर मैं हार गया तो प्रिया जी के पास मेरी वंशी पूरे दिन उधार रखी रहेगी और अगर कोई सखी और प्रिया जी हारेंगी तो वो सब 1 घंटे के लिए क्रमशः मेरी कठपुतली बनी रहेंगी और मैं जो चाहूँगा उनसे वो करवाऊँगा। ये प्रतियोगिता के लिए शर्त रखी गई थी। लाल जी को वह याद आ जाती है और प्रिया ललिता जी की इस प्रकार याद दिलाने पर फिर आगे आँख मिचोली की लीला खेलने की शुरुआत करने की पूरी व्यवस्था करते हैं। इतने में ही ठाकुर जी बोल पड़ते हैं, देखो आँख मिचोली की जो लीला होगी उसमें मेरे जो आँखें होंगी उनको तो प्रिया जी बंद करेंगी। ललिता जी कहती हैं, हाँ क्यों नहीं, वही क्यों करेंगी, या तो विशाखा करेगी या चित्रा करेगी, प्यारी जी नहीं करेंगी। इस पर वो दोनों में थोड़ी सी बहस सी होने लगती है। इतने में ही श्री वृंदा सखी आ जाती हैं और सभी के सम्मति से वो कहते हैं, ठीक है मैं निर्णय कर देती हूँ। वृंदा सखी 3 फूल लेती हैं, उनमें से क्रमशः श्री राधा रानी का, चित्रा जी का और विशाखा जी का नाम अंकित करके और उनको समझाती है कि मैं इन फूलों को आकाश में उछालूंगी, जो भी फूल नीचे आके गिरेंगे उनमें जो सीधा रहेगा फूल, जिसकी पत्तियां ऊपर और डंठल नीचे रहेगी, उस फूल पर जिसका नाम होगा वही आँख मिचोली में आंखें बंद करेंगी।
ठीक है जी, सब मान लेते हैं। श्री वृंदा सखी ऐसा ही करती हैं और जैसे फूल नीचे आते हैं तो बाकी 2 उल्टे होते हैं और जिस पर श्री प्रिया जी का नाम लिखा है वही सीधा होते हैं। इसको देखकर लाल जी खूब ज़ोर से हंसते हैं और तालियां बजाते हैं और श्री इस तरह के भाव दिखाकर ललिता जी को थोड़ा चिढ़ाते से हैं। ललिता जी कहते हैं ठीक है देख लूँगी मैं भी। इतनी बात होने जाने पर सभी सखियाँ जो लीला में साथ देने वाली हैं सभी एकत्रित होकर उस कुंज की ओर जाने लगती हैं जहाँ खेलने के लिए पर्याप्त स्थल हो। उससे पहले ललिता जी श्री जी का हाथ पकड़कर उनको एक कोने की तरफ ले जाती हैं और कान में चुपचाप ठाकुर जी से पीठ करके चुपचाप कुछ घुसपुस समझाती हैं उनको। प्रिया जी उसको सुनते सुनते हंस रही हैं और लाल जी के मुखारविंद का दर्शन कर रही हैं। इतना हो जाने पर जो हाथ में गिलास था अभी शरबत का वो प्रिया जी को वो पिला देती हैं। प्रिया जी शीघ्रता से उसे पीती हैं और एक सखी उस वक्त हाथ धुलवा देती हैं और वो हाथ धोकर लाल जी के पास आकर खड़ी हो जाती हैं। लाल जी भी तब तक हाथ धो चुके हैं और बोल रहे हैं कि अच्छा समझा दिया, सिखा दिया गुरुजी ने। तो प्रिया जी बोलती हैं नहीं, अभी तो थोड़ा सा ही बताया, जब तुम्हारी आंखें बंद करूँगी ना तब और समझाया जाएगा। ठीक है, सब हंसते हैं और फिर वहाँ से थोड़ी सी दूरी पर एक मेहंदी की गोलाकार क्यारी है, वहाँ तक सब पहुँचते हैं। जहाँ लगभग 4-5 हाथ ऊंची चारों तरफ से मेहंदी की क्यारियों से बनी हुई है, जिसमें प्रवेश के सिर्फ 4 दिशाओं में 4 द्वार हैं जो अलग अलग लताओं से छाए हुए हैं और उन पर अलग प्रकार के फूल खिले हुए हैं। उनमें से सब अंदर प्रवेश करते हैं। उस स्थान पर जगह जगह पर कोई 7 हाथ ऊँचे, कोई 6 हाथ ऊँचे अलग अलग झाड़ियाँ बनी हुई हैं जिससे वहाँ पर आराम से छुपा जा सके। उसी क्षेत्र में एक तरफ खाली स्थान है जहाँ पर नीचे दूब बिछी हुई है, वहीं पर लाल जी जाकर बैठ जाते हैं और प्रिया जी भी वहीं बैठ जाती हैं। सभी सखियाँ उनको घेर के बैठ जाती हैं और कुछ खड़ी होकर वहाँ आगे की लीला की जो भी विवरण है उसकी चर्चा करने लगते हैं। लाल जी बोलते हैं लीला का तो निश्चय हो गया, अब ये तो बताए कि दाव कौन देगा, चोर कौन बनेगा। तो श्री ललिता जी इतना सुनते ही बोलते हैं इसका तो मुझे छोड़ दो। वो थोड़ी सी दूर जाकर एक धूप का तिनका उठा लाती हैं और उसको अपने हाथों के मध्य में दबाकर आगे का भाग उंगलियों की तरफ से खुला छोड़ देती हैं और पीछे का हथेलियों से दबा के रखती हैं और आके समझाती हैं कि प्रत्येक सखी और लाल जी इस तिनके को धीरे धीरे करके खींचेंगे, जिसके हाथ में भी ये तिनका पूरा भार आ जाएगा वही चोर बनेगा, उसी पे दाव रहेगा। सभी सम्मत हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे को शुरू करते हैं। पहले लाल जी खींचते हैं, थोड़ा सा खींच के फिर छोड़ देते हैं और फिर प्रिया जी के कान में कहते हैं अब तुम खींचो। तो ललिता जी कहते हैं हाँ ये कैसे खींचेंगी, अगर ये खींचेंगी तो फिर आंखें कौन बंद करेगा। तो ठाकुर जी हंस पड़कर कहते हैं तू भूलेगी नहीं। तो ललिता जी कहती हैं मुझे पूरा याद है। फिर एक एक करके अष्ट सखियाँ सभी ललिता जी को छोड़ के सभी सखियाँ तिनके को खींचती हैं पर तिनका भार नहीं आता। फिर पुनः ठाकुर जी खींचते हैं, फिर सभी सखियाँ खींचते हैं पर तिनका भार नहीं आता। तृतीय बार जब ठाकुर जी खींचने लगते हैं तब वो तिनका भार आ जाता है। इस पर ठाकुर जी थोड़े से गुस्से से में आकर ललिता जी के कंधे पकड़ कहते हैं मुझे सब पता है, तूने छल किया है, मेरे पकड़ते ही तूने छोड़ दिया था, इसीलिए तिनका भार आ गया है। ललिता जी कहते हैं मैं ऐसा क्यों करूँगी, इतनी देर से अगर मुझे करना है तो मैं शुरुआत में ही कर देती, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। फिर ठीक है, लाल जी बोलते हैं ठीक है तुम्हें मैं देख लूँगा। इतना कह के पूरे खेल की तैयारी शुरू करते हैं। बीच में एक स्थान ध्रुव स्थान बनाते हैं जहाँ पर एक सखी को बैठाया जाएगा लाल जी के स्थान पर। वहाँ लाल जी आकर बैठ जाते हैं और श्री प्रिया जी पीछे से चुपचाप आकर उनकी आंखें ढांपने लगती हैं। निर्णय के लिए वृंदा सखी जो है उनको निश्चित किया जाता है कि कोई भी खेल में किसी भी प्रकार का छल करेगा तो वृंदा सखी उनको वहीं पर टोक देंगी। प्रिया जी आके लाल जी की आंखों को बंद करती हैं। आंखें बंद करने से जो उनको श्री लाल जी के मुखारविंद का स्पर्श प्राप्त होता है तो इससे उनके शरीर में कंपन सा होने लगता है और प्रेम के भाव उत्पन्न होने लगते हैं, जिससे उनके पूरे शरीर पर पसीने आ जाते हैं। पसीने इतने तेज आते हैं कि उनकी जो नीली साड़ी उन्होंने पहन रखी है वो लगभग गीली सी हो जाती है। ऐसी स्थिति को देखकर सखी हंस पड़ती हैं, लाल जी भी हंस पड़ते हैं। फिर ललिता जी पास आकर कहती हैं लो हो गया खेल लो। फिर प्रिया जी थोड़ी लज्जित सी हो जाती हैं, फिर एकदम अपनी बात को और अपनी आवाज़ को दृढ़ता से प्रदान करते हुए स्थिर से खड़ी होकर कहती है नहीं तुझसे तो अच्छी बंद कर लूँगी, जाओ छुपो मैं देख लूँगी। फिर प्रिया जी अपना कमर में घुसा हुआ रुमाल निकाल के अपने पसीने पोंछती हैं और उसको 4 थे लगा के लाल जी की आंखों पे लगा देती हैं और अपने हथेलियों से बड़े धीरे से लाल जी की आंखों को बंद कर देती हैं। इतने पर भी लाल जी थोड़े से हाथ उठाकर हाथों को खिसकाने के लिए श्री प्रिया जी के हाथों को खिसका के कुछ छल करके देखने के लिए हाथ उठाने लगते हैं, पर वृंदा सखी आकर उनको टोक देती हैं कि श्याम सुंदर छल ना करिए, अगर छल करेंगे तो फिर आप देख ही लेंगे सखियाँ खा छुप में, फिर खेल का आनंद क्या रहेगा। फिर लाल जी हंस के उस बात को टाल देते हैं और चुपचाप वहाँ बैठ जाते हैं। शिविंदर सखी 1 2 3 इस तरह से 1 2 का अंक गिनती हैं और सभी सखियाँ झाड़ियों में इधर उधर सभी दिशाओं में भागती हुई से छुपने लगती हैं। जब सभी सखी छुपने लगती हैं तब वृंदा देवी जो हैं वो एक घोषणा करती हैं कि जो ये मेहंदी की क्यारी है इसके बाहर कोई भी सखी बाहर जाके नहीं छुपेगी। अगर कोई सखी बाहर गई और उसको पकड़ लिया गया तो मैं उसको बांध के श्याम सुंदर को दे दूँगी और वो चाहे जो करेंगी मैं उसमें कुछ नहीं करूँगी।
इतना घोषणा होने पर वृंदा सखी जोर से बोलती है 3 और फिर लाल जी वहाँ पे प्रिया जी रुमाल को हटा देती हैं, तो लाल जी वहाँ खड़े हो जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। थोड़ी सी दूर जाके वो प्रिया जी की ओर देखते हैं, उनको पता है प्रिया जी कोई ना कोई तो मदद कर ही देंगी, पर वृंदा सखी भी इतनी चतुर है कि वो दोनों पर नज़र गड़ाए हुए हैं कि ये कोई छल न कर बैठे। फिर प्रिया जी की ओर तक देखते हुए लाल जी उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ तो इशारा होगा। प्रिया जी देखते हैं कि वृंदा देवी उन्हें ही देख रही हैं। तो जो ध्रुव स्थान है जहाँ पर सखी को बिठाया गया था लाल जी के स्थान पर, वहीं प्रिया जी बैठ जाती हैं और वो इस तरह से बैठती हैं कि सखी के एक तरफ कंधे की तरफ उन्होंने अपनी पीठ टिका रखी है। तो ऐसे करने से वृंदा सखी जो है उनसे उनकी पीठ सी हो जाती है। इतने में वो लाल जी को किनारे से हल्का सा इशारा कर देती हैं कि पश्चिम दिशा की ओर ललिता गई है। लाल जी ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि आज का दाव ललिता पे ही आएगा, तो उनको वो इशारा कर देती हैं। इतने में वृंदा सखी सामने आ जाती हैं और वो देखती है कहीं कोई छल तो नहीं चल रहा है। पर प्रिया जी अपने भाव में ही मग्न सी रहती हैं, तो वो समझ जाती हैं कोई छल नहीं है। पर जब ठाकुर जी थोड़ा सा हंस देते हैं तो प्रिया जी भी समझ जाती है कि ये मेरा इशारा समझ गए हैं। फिर लाल जी अपनी चतुराई दिखाते हुए सीधे पश्चिम की ओर नहीं जाते, क्योंकि उनको पता है अगर मैं पश्चिम की ओर जाऊंगा तो इनको शक हो जाएगा कि श्री प्रिया जी ने मेरी मदद कर दी है। तो कभी उत्तर की तरफ जाते हैं, कभी पूरब की तरफ जाते हैं, इधर उधर घूमते हुए फिर सोचते हैं किधर जाऊँ। फिर एक दिशा में, पूरब की दिशा में थोड़ी से चलने लगते हैं, थोड़ा सा आगे जाते हैं। लाल जी थोड़ा उधर जाते हैं तो प्रिया जी खड़ी होकर उनके मुखारबिंद का दर्शन करने लग जाती हैं। वो थोड़ा आगे जाते हैं, इतने में ही दूसरी दिशा से विशाखा सखी आके ध्रुव स्थल को स्पर्श कर लेती हैं। इतना होता है। फिर दोबारा वो उसी तरह से सोच तो रहे हैं कि पश्चिम में ही जाऊँ, पर पहले इधर उधर घूमने का थोड़ा सा नाटक का अभिनय सा कर रहे हैं। फिर थोड़ा सा और अंदर एक क्यारी के अंदर जाने लगते हैं, झाड़ियों के पीछे की तरफ, तो वहाँ वो देखते हैं कि चित्रा सखी खड़ी है। तो उससे बोलते हैं, हाँ जी बड़ी स्वच्छंदता से घूम रही हो, पर डरो मत, तुम्हें मैं नहीं देखूंगा, क्योंकि मुझे तो ललिता को ही चोर बनाना है, उसी पे दाव देना है। ये जब उनको पता लग जाता है सखियों को कि लाल जी तो सिर्फ ललिता जी के पीछे ही पड़े हैं, तो बड़ी हिम्मत करके सब धीरे धीरे से इधर उधर दिशाओं से आके इस ध्रुव स्थल को छू लेती हैं। अब से चित्रा जी और ललिता जी छुपी रह जाती हैं। ठाकुर जी उनको ढूंढने के लिए इधर उधर घूमते हैं। फिर पश्चिम दिशा में जो ललिता जी, उन्होंने झाड़ियों में से देख लिया था कि लाल जी इस ओर आने लगेंगे, तो वो उत्तर दिशा की ओर चली जाती हैं। लाल जी झाड़ियों में धीरे धीरे अंदर जाते हैं। कुछ 2-4 हाथ अंदर जाने पर ही वो दिखना बंद हो जाते हैं। इससे प्रिया जी थोड़ी व्याकुल हो जाती हैं और उनको ना देखकर उनकी व्याकुलता एकदम बढ़ती है और वो विशाखा जी को पकड़ के कहती हैं कि अरे देखना श्याम सुंदर कहाँ चले गए, ललिता भी बड़ी हटीली है, देख जा जल्दी जाके उसको बुला के ला, श्याम सुंदर दिख नहीं रहे हैं, जा जाने कहाँ चले गए। वो एकदम व्याकुल हो जाती हैं। श्री जी जैसे व्याकुल सी होती हैं तो विशाखा जी भी थोड़ी सी व्याकुल होती है, लेकिन उनकी व्याकुलता और बढ़ती है और वो एकदम आंखों में आंसू भर आते हैं और एकदम व्याकुल होकर कहते हैं देखो ना श्याम सुंदर मुझे छोड़कर जा जाने कहाँ चले गए। जब इतनी व्याकुल होने लगती हैं तो खुद ही इधर उधर दौड़ती हुई ललिता को आवाज़ देने लगती है, ललिते जल्दी आ देखना श्याम सुंदर जा जाने कहाँ चले गए हैं। ललिता जी प्रिया जी की ऐसी आवाज़ सुनते तो व्याकुल होकर खुद अपने आप ही बाहर आ जाती हैं। बाहर आकर देखती हैं कि प्रिया जी एकदम व्याकुल सी हो गई हैं, उनके केश खुल गए हैं, उनकी जो माला हैं फूलों की वो भी इधर उधर हो गई हैं। तो एकदम आकर वो ललिता को गले से लगाती हैं और कहती हैं देख तेरे को आए कितनी देर हो गई पर अभी भी श्याम सुंदर नहीं आए हैं, बताना कहाँ चले गए वो कैसे। इतना कहते हुए ही वो मूर्छित होकर श्री ललिता जी की गोदी में ढुलक जाती हैं। उनको देखकर ललिता जी के भी आंसू निकल आते हैं। सभी सखियाँ व्याकुल हो जाती हैं कि प्रिया जी को हुआ क्या। विशाखा जी उनके जो नाक के छेद हैं वहाँ उंगली लगा के देखती हैं कि जो सांसें हैं वो धीमे धीमे चल रही हैं। सभी सखियाँ व्याकुल होती हैं और जो मंजरियाँ हैं और सखियाँ सब आपस में उस पूरे क्षेत्र में घूमते हुए तेज तेज स्वर में श्री श्याम सुंदर को आवाज़ देते हैं कि प्यारे जो जल्दी आ जाइए, खेल को छोड़िए, श्री लाल जी की अवस्था ठीक नहीं है। पर कई ठाकुर जी बाहर नहीं आते हैं। फिर सभी झाड़ियों में जाकर घूमती हैं और लाल जी को ढूंढती हैं, पर लाल जी फिर भी बाहर नहीं आते, उनको किसी को नहीं मिलते हैं। फिर तो ललिता जी की और भी बुरी स्थिति होती है। फिर वह स्वयं ही चिल्ला के कहने लगते हैं कि प्यारे श्याम सुंदर जल्दी बाहर आ जाइए, एक नहीं मैं 1000 बार दाव ले लूँगी, चोर बन जाऊँगी, बस आप एक बार बाहर आ जाइए, प्रिया जी की स्थिति ठीक नहीं है। इतना कहना ही था कि प्रिया ठाकुर जी बढ़िया आराम से मदमस्त चाल चलते हुए ललिता जी के पास आके खड़े हो जाते हैं। ललिता जी क्योंकि उस वक्त रो रही थी, उनकी आंखों के आगे एकदम अंधेरा सा आ गया था, उन्होंने लाल जी को देखा नहीं। और इतना होने पर जब उन्होंने देखा कि लाल जी नहीं आए तो वो भी मूर्छा की स्थिति में जाते हुए एकदम लुढ़कने जैसी लगी। तो लाल जी ने आके उनको थाम लिया और बड़े प्रेम से बोले डर मत, देख मैं आ तो गया, डरती क्यों है। बड़े सामान्य स्वर में लाल जी ऐसा कह रहे हैं, लेकिन जैसे ही लाल जी आए सभी सखियों में जैसे नए प्राण से आ गए हैं, क्योंकि अब वो समझ गए कि अगर ठाकुर जी लाल जी यहाँ हैं तो प्रिया जी के विषय में कोई भी अनिष्ट नहीं हो सकता, वो संभालने के लिए यहाँ हैं। पर प्रिया जी की चेतना बिल्कुल मूर्छित हो गई हैं वो, और चेतना के साथ अब ऐसा हुआ है कि मूर्छा तो जारी है लेकिन वो भाव में आ गई हैं। उनको क्या भाव हो रहा है कि
कोई मैं यमुना जी के तट पे गई हूँ, वहाँ पर पानी भर रही हूँ, श्याम सुंदर वहाँ आए हैं, उनको देखते ही मेरी मटकी फूट गई है, अब मैं भाग रही हूँ, मेरे वस्त्र गीले हो गए। इस तरह से भाव में वो वहाँ खड़ी होकर भागने लगती हैं भाव में ही, मूर्छा टूट गई है लेकिन वो भाव में है। फिर ठाकुर जी के इशारे पर श्री विशाखा जी एक पद गान शुरू करती हैं और उसी पद के साथ लाल जी बंशी बजाते हैं बड़े मधुर स्वर में। उस बंसी के जो स्वर हैं वो लाल जी सुन रही हैं, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कोई सखी साथ में गा रही है, तो वो वहाँ बैठ जाती हैं और जो प्रिया जी के बगल में ठाकुर जी बैठे हैं उनको गले लगा के बोलती हैं, तू भी छली गई है ना, तू भी मेरी तरह उनसे तरह छली गई है, देखो मैं भी कैसे दुखी हो रही हूँ, तू भी कितना दुखी हो रही है, ऐसा कर तू कहीं मत जाइयो, अब तू मेरे पास ही रहना। इतना जब प्रिया जी ने कहा तो अब जवाब तो देना था, तो प्रिया जी बोले बोल ना, तू मेरे पास रहेगी ना। अभी वो भाव में है, उनको ये नहीं पता है कि वो श्याम सुंदर के गले लगी हुई हैं। श्याम सुंदर भी बड़ी मीठा सा स्वर करके धीरे से कहते हैं, हाँ मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मैं तेरे साथ ही रहूँगी। इतना कहते प्रिया जी, क्योंकि श्याम सुंदर के स्वर को तो वो पहचानती हैं, इतना कहते वो एकदम आँख खोल के देखते तो वो सामने श्याम सुंदर होते हैं और बड़े प्रेम से उनको देखती रहती हैं। फिर धीरे धीरे जैसे प्रकृतिस्थ होती है तो देखती हैं कि उनके वस्त्र अस्त व्यस्त हैं और सभी सखियों के सामने वो ठाकुर जी को गलवैया दिए बैठी हैं। बड़ी संकोच से एकदम वो उठ के खड़ी हो जाती हैं और अपने वस्त्र संभालती हुई आंचल ठीक करती हैं। लाल जी और सभी सखियाँ उनको देख के बहुत ज़ोर से हंसते हैं। प्रिया जी बड़ी संकोच में होती हैं। इस भाव को देखते हुए ठाकुर जी कहते हैं, देखना ललिता आज फिर दाव हार गई है और इसने बिना कहे ही मान लिया है कि ये 100 बार चोर 1000 बार चोर बनेगी। देख आज का खेल तो बहुत ही बढ़िया हुआ है, अब ये मेरे 1 घंटे के लिए मेरी कठपुतली भी बनेगी, अब मैं चाहे जो इससे करवाऊँगा। श्री ललिता जी कहती हैं, ठीक है, वो तो प्रिया जी है ना, नहीं तो मैं तुम्हें आज इतना छकाती कि तुम याद रखते कि तुम्हारा पाला ललिता से पड़ा है, पर मैं क्या करूँ, मेरी भूरी सखी है ना, यही मेरी कमजोरी है बस। ऐसा कह के सभी जोर से हंसते हैं। फिर थके हुए श्री लाल को लेकर सभी सखियाँ चित्रा सखी के कुंज में विश्राम के लिए ले जाती हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा।